आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th की हिस्ट्री। चैप्टर है हमारा 15वां, आखिरी चैप्टर है, थर्ड बुक का संविधान का निर्माण। और इसका पार्ट 1 है। पार्ट 1 में हम देखेंगे इस चैप्टर का सारा बेसिक, और उसके बाद हम आगे पार्ट 2 और 3 में इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। टेलीग्राम ग्रुप आपने नहीं ज्वाइन किया है तो आप ज्वाइन कर लें। चैप्टर जैसे ही हमारे सारा खत्म हो जाता है आपको सारे चैप्टर के लिंक बना के टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। 6200 स्टूडेंट हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ चुके हैं। आपको ऐप डाउनलोड करना है, टेलीग्राम आपको सर्च करना है क्लास 12th ESP न्यू ग्रुप, और उसमें आपको 6200 स्टूडेंट दिख जाएंगे सब्सक्राइबर, ठीक है। और एक चीज़ का आपको वहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि आप ये जो टाइप करोगे बिना स्पेस के आपको टाइप करना है, विदाउट स्पेस के आप टाइप करोगे तभी आपको हमारा ग्रुप मिलेगा। ऐप आप हमारी जरूर डाउनलोड कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप MCQ टेस्ट दे सकते हो, फ्री टेस्ट आपको अवेलेबल है वहाँ पे। चलिए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। क्लास 11th में आपने पॉलिटिकल साइंस में संविधान के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा था। यहाँ पे हम ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे, मेन टॉपिक को करते हुए चलते हैं। संविधान के बारे में बात करें तो भारत का जो संविधान है वो दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, ठीक है। ये 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया और इसको बनाने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे, और हमारी संविधान सभा ने बनाया था इसको, ठीक है। और ये सारी चीज़ें आपको पता है, इसमें विभिन्न देशों से प्रावधान लिए गए हैं, ये सब आप पढ़ चुके हो 11th क्लास में। हम चलते हैं सीधा टॉपिक पे। देखिए, उथल पुथल का दौर, ये आपकी NCERT की हेडिंग है, उथल पुथल का दौर। आखिर क्या था उस समय में, इसको समझते हैं। देखिए, जिस समय हमारा संविधान बन रहा था उससे अगर हम पीछे की तरफ जाएं, 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल पीछे जाएंगे तो वो दौर जो था वो उथल पुथल का दौर था। देखिए, संविधान निर्माण से पहले के साल बहुत ज़्यादा उथल पुथल वाले थे। ये महान आशाओं का क्षण भी था और भीषण मोहभंग का भी। थोड़ा सा मतलब समझिए। देखिए, आपको पता है कि हमारा देश जो था गुलाम था, ठीक है। और सभी को क्या चाहिए थी, सबको आज़ादी चाहिए थी। सभी चाहते थे कि हमारा देश जो है वो क्या हो जाए, आज़ाद हो जाए। तो ऐसे में जब हमारा संविधान बनने वाला था, बनाया जा रहा था, और ऐसा महसूस हो गया था कि अब हम पूरी तरीके से आज़ाद हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं ये जो समय रहा होगा ये बहुत ज़्यादा आशाओं का क्षण रहा होगा, क्योंकि हमने कितने समय से ये सपना देखा था, कितने वर्षों से ये सपना देखते आ रहे थे कि कब हमारा देश आज़ाद होगा, ठीक है। लेकिन भीषण मोहभंग भी आपको दिखेगा। रीज़न क्या है कि हमने ये जरूर सोचा था कि हमारा देश आज़ाद हो जाए, लेकिन हमने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि हमारे देश के टुकड़े हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन देश के टुकड़े भी हुए, देश आज़ाद भी हुआ। तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल दिमाग में रखनी है। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ, लेकिन देश का बंटवारा भी हो गया। लोगों के मन में अभी भी 1942 वाला आंदोलन जो था, भारत छोड़ो आंदोलन, वो जीवित था। यानी लोग उस आंदोलन को अभी भी नहीं भूले थे। सुभाष चंद्र बोस द्वारा किए गए जो प्रयास थे वो भी याद किए जाते थे। बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है सुभाष चंद्र बोस की देश को आजाद कराने में, ठीक है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों राजनीतिक दल धार्मिक सौहार्द और सामाजिक सामंजस्य बनाए रखने में असफल हो रहे थे। आपको पता है, कांग्रेस जो थी एक बहुत बड़ा संगठन था, और मुस्लिम लीग जो थी वो उसके अपोजिट होती जा रही थी, क्योंकि ये केवल मुसलमानों की बात कर रही थी। यहाँ पे इनको मुसलमानों के लिए अलग देश चाहिए था, क्योंकि इनको यहाँ पे रहना नहीं था। तो ये चीज़ें चल रही थी। तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों जो राजनीतिक दल थे वो आपस में हिंदू मुस्लिम के बीच में धार्मिक सौहार्द बनाने में असफल हो गए थे। आपने उस लास्ट चैप्टर में आपको पढ़ाया था कि डायरेक्ट एक्शन डे, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, किस तरीके से वहाँ पे दंगे किए गए थे, और वो सारा आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि धार्मिक सौहार्द जो था पूरी तरीके से बिल्कुल खत्म हो चुका था, नहीं था, और इसमें सामंजस्य बनाए रखने में ये दोनों ही दल असफल थे। 1946 के अगस्त महीने में कलकत्ता में हिंसा शुरू हुई थी, और ये हिंसा जो थी उत्तर और पूर्वी भारत में कुछ टेम्परेरी समय नहीं समझिए, आप ये समझिए कि उत्तर पूर्वी भारत में ये लगभग 1 साल तक ये हिंसा चलती रही, और एकदम से नहीं चल रही कि मतलब हर जगह हिंसा हो रही है। कुछ समय के लिए रुक जाती है, फिर थोड़ी देर में फिर कहीं दूसरी जगह दंगे फसाद की खबर आ जाती है, कुछ महीनों बाद कहीं और से खबर आ जाती है। इस तरीके से साल भर लगभग ऐसा माहौल चलता रहा। दंगे हुए, फसाद हुए, नरसंहार हुआ, जनसंहार हुआ, और बहुत सारे लोगों की जानें चली गई। इसके साथ ही देश का बंटवारे की घोषणा भी हो गई, क्योंकि देखो जो मुस्लिम थे वो नहीं चाह रहे थे कि वो देश में रहें, ठीक है। जो मुस्लिम नेता थे, जिन्ना जैसे नेता जो थे, वो चाह रहे थे कि इनके लिए अलग देश बनाया जाए। तो ये हुआ। असंख्य लोग जो थे वो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मजबूर हुए। और आपको पता है जब बंटवारा हुआ था, आपने पढ़ा है पॉलिटिकल साइंस में, कि जो पाकिस्तान बनाए गए थे वो 2 बनाए गए थे, ठीक है। एक पाकिस्तान आप ये देखते हो जो मेन है, दूसरा
पूर्वी पाकिस्तान भी था। तो ऐसे में क्या हुआ, जो यहाँ पे जो इन पाकिस्तानों में जो हिंदू और सिख रहते थे उनको इधर की तरफ आना था, इंडिया की तरफ, और जो यहाँ पे मुस्लिम रहते थे उनको जाना था पाकिस्तान की तरफ। तो ये इसमें क्या हुआ, असंख्य लोग जो थे वो एक जगह से दूसरी जगह जाने पे मजबूर भी हुए, और कई लोग जो थे वो रास्ते में ही मर भी गए थे। ठीक है, बहुत ज़्यादा मतलब कई बार हिंसा भी बहुत ज़्यादा हो गई थी। आज़ादी का दिन खुशी का दिन था, सभी जानते हैं कि बहुत खुश थे भाई, क्योंकि 15 अगस्त 1947 इस दिन का इंतजार न जाने कितने समय से किया जा रहा था। कितने लोगों ने आज़ादी के लिए अपनी जान दे दी थी, कितने क्रांतिकारी अपनी जान दे चुके थे। सभी का उद्देश्य आज़ादी था, और ये दिन आ गया तो जाहिर सी बात है खुशी का दिन था। लेकिन इस समय भारत के बहुत सारे मुसलमान और पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू और सिख, इनके लिए एक निर्मम चुनाव का क्षण था। समझिए इस चीज़ को, ये जो समय था आज़ादी का दिन, खुशी का दिन था, लेकिन एक दुख वाला दिन भी था, क्योंकि बहुत सारे मुसलमान और बहुत सारे जो मुस्लिम इलाकों में रहने वाले जो सिख और हिंदू हैं, इनके लिए निर्मम चुनाव का क्षण था। क्या चुनाव का क्षण था इनके लिए? ये ऐसा मोमेंट था जिस समय इनको फैसला लेना था कि इनको अपना घर छोड़ना है या नहीं छोड़ना। आपको पता है पाकिस्तान में सारे हिंदू जो थे पाकिस्तान से भारत नहीं आए थे, और भारत से सारे मुसलमान जो थे वो पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान नहीं गए थे। दोनों जगह जो अन्य धर्म के लोग थे वो रह गए थे। अब इसमें था कुछ लोगों ने ही फैसला लिया, आप समझिए इस चीज को, कि कुछ लोगों ने ये फैसला लिया, कुछ मुसलमानों ने ऐसा फैसला लिया कि उनको पाकिस्तान जाना है, कुछ मुसलमानों ने फैसला लिया कि उनको पूर्वी पाकिस्तान जाना है, और वो चले भी गए। लेकिन कुछ मुसलमान ऐसे हैं जो भारत में रह गए। ठीक है, ऐसे ही जो इधर वाला जो हिस्से थे, पाकिस्तान वाले हिस्से थे, यहाँ पे भी कुछ हिंदू सिख थे, यहाँ पे भी कुछ हिंदू सिख थे, इन्होंने भी फैसला लिया, बहुत सारे भारत में आ गए, और कुछ ऐसे थे जो वहां पे रह गए। और जो वहां पे रह गए उनकी जो स्थिति है आज के समय में वो इतनी भयानक है, आप ये लगा लो वहां पे जनसंख्या इनकी ना के बराबर हो गई है। उनको मारा जाता है, काटा जाता है, कत्लेआम मचाया जाता है, ऐसा हाल कर दिया वहां पे पाकिस्तान के वहां पे जो मुस्लिम है उन्होंने उनके साथ। तो ये चीजें यहाँ पे चलती रहती है। लेकिन इसी समय भारत के बहुत सारे मुसलमानों को और इनको सिखों को और हिंदुओं को फैसला करना था कि उनको अपना वो जगह छोड़ के जाना है जहाँ पे वो हमेशा से रहते आए हैं। यानी उनके खुद के खेत होते थे वहाँ पे, उनके खुद के घर होते थे वहाँ पे, पूरी जिंदगी वो वहीं पे रहे, उनके पूर्वज वहीं पे रहे। लेकिन अब उनको ऐसा चुनाव करना था, ऐसा फैसला करना था कि अब उनको अपना घर बार सब कुछ छोड़ के दूसरी जगह जाना था, शिफ्ट होना था। तो ये बहुत बड़ा मतलब मौका था। लोगों को शरणार्थी बनकर यहां से वहां जाना पड़ा, एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ा, और कई कई महीनों तक और कभी कभी कई कई सालों तक, वर्षों तक उनको शरणार्थी बनकर रिफ्यूजी जो कैंप होते हैं उस कैंप में यानी कि शरणार्थी शिविर में ही रहना पड़ा। मुसलमान पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान की तरफ, और हिंदू और सिख जो थे वो पश्चिमी बंगाल और पूर्वी पंजाब की तरफ बढ़े जा रहे थे, और बीच में ही बहुत सारे लोग मर भी गए। ठीक है, घर नहीं आ पाए वापिस वो यहाँ। तो ये भी हुआ। देश के सामने एक और गंभीर चुनौती थी। अब ये जो बंटवारा हो रहा है, इधर उधर मारकाट चल रही है, ये चुनौती तो है, लेकिन एक और चुनौती है रियासतों की। आपको पता है देश में रजवाड़े थे, रियासतें थी, और आपने ये भी पढ़ा है कि 565 रियासतें थी। अब ऐसे में अगर ये इसमें से बहुत सारे राजा ऐसे थे जो सपना देख रहे थे। क्या सपना देख रहे थे? समझिए इस लाइन को। देश के सामने एक गंभीर चुनौती रियासतों को लेकर थी। ब्रिटिश भारत का लगभग 1/3 भूभाग, ये आपके पेपर में आई हुई स्टेटमेंट है। अगर आपने अभी जो सैंपल पेपर मैंने आपको सॉल्व करवाया था वहां पे एक रजवाड़ों रियासतों वाला क्वेश्चन था, उसमें ये वाली स्टेटमेंट थी। अगर आपने लाइव क्लास मेरी देखी हो तो आपको पता लग जाएगा, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ब्रिटिश भारत का लगभग 1/3 भूभाग जो था वो रियासतें थी। ऐसे समय में कुछ महाराजा तो तो बहुत सारे टुकड़ों में बटे भारत का स्वतंत्र सत्ता का सपना देख रहे थे। यानी कि बहुत सारे राजा जो थे वो ये सपना देख रहे थे कि देश में अलग अलग जगह कई सारी रियासतें होंगी और सभी क्या होंगी? स्वतंत्र होगी। यानी भारत देश में बहुत सारे टुकड़ों में बटा हुआ भारत देख रहे थे और अपनी स्वतंत्र सत्ता का सपना देख रहे थे। यानी राजा जो थे ये चाह रहे थे कि हम स्वतंत्र रहेंगे, ना पाकिस्तान की तरफ जाएंगे ना भारत की तरफ जाएंगे, ऐसा। लेकिन वल्लभ भाई पटेल जो थे इन्होंने इन रियासतों को भारतीय संघ में मिलाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और लगभग सभी रियासतों को भारतीय संघ में मिला लिया। लेकिन 4 रियासतें ऐसी थी जो मिला तो ली गई पर उसमें काफी दिक्कतें आ रही थी। अब आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि वो 4 रियासतें कौन सी थी जिसको भारतीय संघ में मिलाने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा, लेकिन बाद में वो भी शामिल हो गई थी। ठीक है, ये चीज आपको बतानी है कमेंट में। तो ये आपका आज का पहला क्वेश्चन है। अब देखिए अगला जो टॉपिक है हमारा वो है संविधान सभा का गठन। अब आप पढ़ रहे हो संविधान बनाने वाला चैप्टर, इसमें संविधान कैसे बना, क्या बना, यही पढ़ोगे। तो संविधान किसने बनाया?
क्वेश्चन ये दिमाग में आएगा कि संविधान किसने बनाया, तो वहां पे हम ये नहीं कहेंगे कि किसी एक व्यक्ति ने संविधान बनाया, संविधान को संविधान सभा ने बनाया, यानी उसमें 300 के करीब मेंबर थे जो कि जिन्होंने मिलकर संविधान सभा में संविधान बनाने के लिए अपना योगदान दिया था। ठीक है, तो देखिए संविधान सभा जो था, ये आखिर संविधान सभा ये सब हुआ ही क्यों, इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी, तो इसको भी आप समझिए एक चीज। देखिए अंग्रेज जो थे भारतीयों पे बहुत अत्याचार कर रहे थे, और आपने देखा कि भारतीयों ने बहुत सारे आंदोलन करे, उसमें महात्मा गांधी का नाम आप हमेशा पढ़ते आए हैं। महात्मा गांधी के द्वारा कई सारे आंदोलन हुए। आप चाहे 1917 का चंपारण आंदोलन देख लो, 1918 का आप चाहे खेड़ा और अहमदाबाद वाला आंदोलन देख लो, फिर 1919 में आप जलियांवाला बाग वाला वो आपने पढ़ा, रोलेक्ट एक्ट पढ़ा, उसके बाद आपने असहयोग आंदोलन पढ़ा, फिर आपने सविनय अवज्ञा आंदोलन पढ़ा, और फिर भारत छोड़ो आंदोलन, आपने कई तरह के आंदोलन पढ़े। जब ये सारे आंदोलन देश में होने लगे थे अंग्रेजों के खिलाफ, तो अंग्रेजों को ऐसा महसूस हो गया था कि भारतीयों को भी अब कहीं ना कहीं सत्ता देनी पड़ेगी। अंग्रेजों ने ये समझ लिया था कि अगर अब भारतीयों को अब हम ज्यादा दिनों तक इन पे राज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए उन्होंने कई सारे सुधार करने का प्रयास किया, और उसमें कुछ एक्ट ऐसे थे जो कि केवल नाम मात्र के सुधार के एक्ट थे, बल्कि उससे नुकसान ही हो रहा था भारतीयों को। 1919 का एक्ट देख लो, 1935 का एक्ट देख लो, 1937 का देख लो, उसके बाद के देख लो, ये इसी लिए ये किए गए थे ताकि भारतीयों को भी कहीं ना कहीं जगह दी जाए, वरना आंदोलन ऐसे ही चलते रहेंगे। तो देखिए कैबिनेट मिशन जो था ये भारत आया, कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा ही एक प्रस्ताव जो था वो सुझाया गया था, और उन्होंने कहा था कि भारतीयों के लिए हम क्या करेंगे, संविधान सभा बना देंगे। क्योंकि ये मांग अभी से नहीं, ये मांग बहुत पुराने समय से चल रही थी कि भारतीयों के लिए संविधान होना चाहिए, भारतीय लोग उस संविधान सभा में शामिल होने चाहिए। और स्वराज जब आपने पढ़ा हो तो आपको पता होगा कि स्वराज के तहत यही तो बात की गई थी कि भारतीयों का शासन हो, भारतीयों के द्वारा बनाए गए कानून, यानी जो भारतीयों के द्वारा जो नियम बनाए गए हो वो भारतीयों पर लागू हो। ऐसी बातें पहले से ये मांगे चल रही थी। तो ऐसे में फिर ये कैबिनेट मिशन योजना ने एक प्लान दिया, और उसके तहत संविधान सभा का निर्माण किया गया। ये बात है 1946 की। 1946 में संविधान सभा जो था वो बनाई गई थी। ठीक है, संविधान सभा में ये बात की गई थी कि टोटल सदस्य जो होंगे वो 389 होंगे, जिसमें 296 सदस्य ब्रिटिश भारत से होंगे और बाकी जो होंगे वो रियासत से होंगे। अब 296 को भी अगर आप तोड़कर देखोगे तो 292 + 4 ऐसे देखा जाता है। तो ये इतना डीप में नहीं जाने वाला हूँ, ये आपकी बुक में यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, पर आपने 11th क्लास की पॉलिटिकल की वीडियो देखी हो तो मैंने वहाँ पे पूरा आपको टेबल बना के समझा रखा है। ठीक है, आप वहाँ देख सकते हैं। तो चलिए इसे समझ लीजिए, बस यहाँ पे बस इतना समझ लीजिए कि 1946 में कैबिनेट मिशन के द्वारा जो प्रस्ताव सुझाया गया था उसी के आधार पे एक संविधान सभा बना दी गई। ठीक है, बस इतना याद रख लें। सदस्य आपको याद रखना है, मोटा मोटा 389 याद रखिए, काफी है इतना। बाद में जब मुस्लिम लीग छोड़ गई थी तो सदस्य संख्या कम हो गई थी, ये भी आप याद रख सकते हैं। अब देखिए ये संविधान सभा जो है, संविधान सभा क्या है, संविधान सभा क्यों बनाई गई, संविधान सभा का काम क्या है, बहुत सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में आएंगे। तो देखिए सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि जो संविधान सभा है इसका जो काम है वो है संविधान बनाना। ठीक है, भारतीयों के लिए रूल्स बनाना और देश कैसे चलेगा ये कानून बनाना संविधान सभा का काम था। तो संविधान सभा के लिए में जो मेंबर जाएंगे, ये जो आप 389 सदस्य पढ़ रहे हो, संविधान सभा में ये जो 389 सदस्य बैठेंगे और जो देश के लिए कानून बनाएंगे, संविधान बनाएंगे, आखिर इनको चुना कैसे गया, इनको चुना भी तो जाएगा। तो इनके लिए कराए गए चुनाव, और ये चुनाव कोई सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार नहीं था, यानी ये कोई ऐसा चुनाव नहीं था कि कोई भी जाकर उसमें वोट दे दे। ये चुनाव ऐसे था, मैं आपको बता दूं कि पूरे भारत देश को क्षेत्रों में बांट दिया गया। जैसे यहाँ पे 10 लाख लोग रहते हैं मान लो इस क्षेत्र में, तो ये एक क्षेत्र बना दिया चुनाव क्षेत्र। दूसरी जगह में 10 लाख लोग रहते हैं तो ये एक दूसरा क्षेत्र, फिर 10 लाख लोग रहते हैं, इस तरीके से कई क्षेत्रों में बांट दिया। फिर वहां से क्या करा गया, जैसे वहां पे जनसंख्या देखी गई कि कौन सी जनसंख्या, हिंदू जनसंख्या, मुस्लिम जनसंख्या या अन्य, इस तरीके से इस चीज को ध्यान में रखा गया और यहां से कैंडिडेट को खड़ा कर दिया गया। यानी 10 लाख की जनसंख्या से एक कैंडिडेट जो था वो संविधान सभा में जाना था। और इसके लिए जो चुनाव करने थे वो चुनाव पूरी जनता नहीं करेगी वहां पे, क्योंकि देश कोई आजाद नहीं हुआ जो मतलब सभी जाके वोट करेंगे, बल्कि जनता के प्रतिनिधि करेंगे। जैसे मान लो हिंदू की तरफ से एक लीडर बना दिया गया, मुस्लिम की तरफ से किसी क्षेत्र में एक लीडर बना दिया गया, सिख की तरफ से किसी क्षेत्र में एक लीडर बना दिया गया। ये लीडर जो है, ये लीडर उनको वोट करेंगे कि भाई कौन सा सदस्य उनकी तरफ से जाएगा संविधान सभा में, कौन सा सदस्य नहीं जाएगा। तो ये सारी चीजें थी यहाँ पे। तो ये आप यहाँ पढ़ सकते हो, बेसिक कोई बहुत ज्यादा समझना नहीं है यहाँ पे, मोटा मोटा पढ़ लो बस। आगे चलते हैं, यहां से समझना है आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अब ये चुनाव हुए तो इसमें क्या हुआ, कांग्रेस जो थी प्रभावशाली बन के उभरी, यानी ज्यादातर जो सीटें थी
वो कांग्रेस ने जीती। तो नई संविधान सभा में कांग्रेस जो थी प्रभावशाली थी। प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस को सामान्य चुनाव क्षेत्रों में बहुत भारी जीत मिली। यानी लोग, क्योंकि आपको पता है क्यों मिली जीत, इसका कारण ये था कांग्रेस एक पूरे देश में फैला हुआ संगठन था। कांग्रेस में वो सारे नेता थे जो कहीं ना कहीं आज़ादी के अभियान में जुड़े हुए थे, इसलिए कांग्रेस को लोग ज़्यादा पसंद करते थे। तो जाहिर सी बात थी कि इनको मिलना ही था। मुस्लिम लीग ने अधिकतर मुस्लिम सीटों पर जीत प्राप्त की। जो मुस्लिम सीट थी वहां के लोगों ने मुस्लिम लीग को ही वोट दिया। मुस्लिम लीग जो थी उसने भारतीय संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया, क्योंकि इनको तो एक ही बात रटनी थी उस समय। इनका ये कहना था कि भाई हमें अलग देश चाहिए, हमें यहाँ पे नहीं रहना, ना हमें इस संविधान सभा में शामिल होना है, ना हमें इनके बनाए हुए संविधान को मानना है। हम तो अपना संविधान अलग बनाएंगे और अपना देश अलग बनाएंगे। तो ये चल रहा था उस समय में। तो अपने लिए अलग संविधान बनाया इन्होंने, अपने लिए पाकिस्तान की मांग को जारी रखा। और शुरुआत में समाजवादी जो थे, ये समाजवादी भी नहीं शामिल हो रहे थे, ये भी संविधान सभा से दूर रहे। समाजवादी जो थे वो ये कहते थे कि ये जो संविधान सभा है ये कैबिनेट मिशन के द्वारा जो बनाया हुआ है, ये अंग्रेजों के द्वारा बनाई हुई संस्था है। यानी ये एक ऐसी संस्था है जो अंग्रेजों ने बनाई है और हम इसमें शामिल नहीं होंगे। लेकिन बाद में शामिल हुए थे, ठीक है, ये ध्यान रखना। संविधान सभा में 82% सदस्य जो थे वो कांग्रेस पार्टी के थे। मान लो ये मोस्टली आप ये समझ लो कांग्रेस से ही थे सभी। आगे देखिए, कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर कांग्रेस के सदस्यों के बीच में आपसी मतभेद देखने को मिला। अब आप ये मत समझना कि 82% कांग्रेस के हैं तो सारी बातों में सभी 82 के 82% लोग सहमत होंगे, नहीं। अब देखिए, कांग्रेस में भी अलग अलग विचारधाराओं के लोग थे। कुछ ऐसे लोग थे जो समाजवाद को बहुत अच्छा मानते थे, समाजवाद से प्रेरित थे। कुछ ऐसे थे जो जमींदार के हिमायती थे, जमींदार लोगों के, अमीरों के हिमायती थे। कुछ ऐसे थे जो सांप्रदायिक दलों के ज़्यादा करीब थे। कुछ ऐसे थे जो पक्के धर्मनिरपेक्ष बनते थे, सेकुलर बनते थे। तो ऐसे मतलब अलग अलग विचारधाराओं के लोग थे कांग्रेस के अंदर। और जब ये अलग अलग विचारधारा के लोग थे तो कई बार जब संविधान सभा में किसी चीज़ पर, किसी कानून पर बहस होती थी तो इनके जो बीच में मतभेद दिखाई देता था। ये अलग तरह की बातें करते थे, ये अलग तरह की बातें करते थे, ये अलग तरह की बातें करते थे। तो ऐसा चलता रहता था, ठीक है। अब देखिए, संविधान सभा में जो भी चर्चाएं होती थी वह जनमत से प्रभावित होती थी। पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, समझिए इसको। संविधान सभा में क्या होती थी, देश के लिए कानून बनाना था तो उस पर चर्चा होती थी। तो जो चर्चा होती थी वो जनमत से प्रभावित होती थी, यानी जनता के मत से प्रभावित होती थी। अब आप सोचोगे कि संविधान सभा एक बंद कमरे में या बंद हॉल में बैठती होगी, वहां पे 389 जो सदस्य थे, जिसमें से जब मुस्लिम लीग के छोड़ के चले गए थे तो वो सदस्य कम बचे थे। तो वो सदस्य जो थे वो एक बंद हॉल में ही कहीं ना कहीं ये बातें करते होंगे, चर्चाएं करते होंगे। तो फिर ये जनमत से कैसे प्रभावित होती थी, यानी जनता के मत कैसे मतलब पता लग जाते थे। तो देखिए, इस चीज को समझिए कि संविधान सभा में जो भी चर्चा होती थी वो जनमत से प्रभावित होती थी। जब संविधान सभा में कोई किसी भी टॉपिक पे बहस हो रही है, मान लो किसानों के लिए कोई कानून बनाना है, उस पर बहस चल रही है, तो उसमें अलग अलग पक्ष के लोग अपनी दलील देते थे। जैसे समाजवादी लोग अपनी दलील देंगे, कम्युनिस्ट लोग अपनी दलील देंगे, कांग्रेसी लोग अपनी दलील देंगे, ठीक है, जमींदार लोग जो पक्ष होगा वो अपनी दलील देंगे। यानी सभी लोग अपनी अपनी बातें रखते थे उस पर। जब वो बातें रखी जाती थी तो वो चीजें अखबार में छापी जाती थी कि भाई फलाने व्यक्ति ने किसानों के कानून के लिए ये कहा, दूसरी पार्टी के व्यक्ति ने ये कहा, तीसरी पार्टी के व्यक्ति ने ये कहा, इस व्यक्ति ने वो कहा। जो भी होता था पूरा का पूरा अखबार में छापा जाता था। अब देखो, जनता जो है वो संविधान सभा में नहीं है। संविधान सभा में सभी लोग जाके नहीं देख रहे कि वहां पे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। लेकिन जब वो चीजें अखबार में छप रही है, अखबार में पब्लिश हो रही है, तो उसके बाद तो वो हर घर में पहुंच जाता है ना अखबार। तो लोग इस चीज को तो देख सकते हैं, पूरे देश में पता लग जाती है कि क्या क्या कौन क्या चाह रहा है। तो फिर जनता जो थी वो उसको पढ़ती थी और फिर जनता भी बाहर इस चीज पे बहस करती थी, ठीक है, जनता की चीजों को। अब जो मीडिया था एक तरह से, जो अखबार छापने वाले थे, अखबार छापने वाले भी महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पे कैसे निभा रहे थे। जो भी न्यूज़पेपर थे वो पहले संविधान सभा में देखते थे क्या चल रहा है, उस चीज को न्यूज़पेपर में छाप देते थे। फिर वो जनता का रिएक्शन भी देखते थे कि जनता उन चीजों में क्या पसंद कर रही है क्या नहीं, उस चीज को भी तवज्जो देते थे, उसको भी छापते रहे होंगे। तो ये चल रहा था। तो इन प्रस्तावों पर सार्वजनिक रूप से बहस चलती थी। अंदर तो हो ही रहा है जो हो रहा है, बाहर भी देश में इस चीज पे बहस चल रही है। इस तरह प्रेस में होने वाली इस आलोचना और जवाबी आलोचना से किसी मुद्दे पर बनने वाली सहमति और असहमति पर गहरा असर पड़ता था, ठीक है। प्रेस में जो भी मतलब चीजें छापी जा रही है उस पे प्रेस में जो भी चीजें छापी जा रही है उस पर बहुत असर पड़ता था कि अंदर
संविधान सभा में क्या बातें चल रही है और जनता उस चीज को क्या चाह रही है, इन सभी चीजों पे बहुत असर पड़ता था। उसी चीज को समझ के वो उसमें छापा करते थे। सामूहिक सहभागिता बनाने के लिए, अब देखो संविधान जो बना रहे थे वो बहुत ज्यादा समझदार थे, वो समझते थे इस चीज को कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम बंद कमरे में कुछ सदस्य मिलकर कानून बनाते और वो जनता को पसंद ना आए, बाद में कोई दिक्कत हो। तो इसलिए वो क्या करते थे, वो चाहते थे कि सामूहिक सहभागिता बने, इसलिए वो जनता के सुझाव भी आमंत्रित करते थे, यानी जनता से सुझाव मांगते थे कि भाई हम इस कानून को बनाने चाह रहे हैं और ऐसा ऐसा बना रहे हैं, ये बहस हुई है, ये इसके पॉइंट है, आप क्या चाहते हो, इसमें कोई कमी तो नहीं है। अगर आपको लगता है कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, तो आप अपने सुझाव भी दो, हम उसको भी क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे, उसको भी देखेंगे, समझेंगे, अच्छा लगेगा तो उसको भी हम अपनाएंगे। तो ये भी किया जाता था। कई भाषाई अल्पसंख्यक, जो मतलब कम कोई भाषा है उसको बोलने वाले लोग बहुत कम हैं, अल्पसंख्यक हैं, वो अपनी मातृभाषा की रक्षा के लिए मांग करते थे। कुछ धार्मिक अल्पसंख्यक थे, वो कहते थे कि भाई हमें अपने विशेष हित और सुरक्षा करवाना चाहते हैं, मतलब अपने विशेष हितों की सुरक्षा करवाना चाहते हैं, अपने धर्म को बचाए रखना चाहते हैं। दलित जो थे, जिनका शोषण होता था, वो कहते थे कि शोषण का अंत हो जाए। ठीक है, जो दलित थे वो सरकारी संस्थाओं में आरक्षण की भी मांग करते थे, बात रखते थे। तो सभी लोगों की अपनी अपनी विचारधारा थी और वो अपनी अपनी जो भी उनकी मांग थी वो रखते थे सामने। तो उन चीजों को भी ध्यान में रखा जाता था संविधान बनाने वालों के द्वारा। जब भी वो कोई मतलब रूल बनाते थे तो वो जनता की मांगों को, जनता के सुझाव को भी ध्यान में रखते थे। ठीक है, तब जाके कोई रूल बनाया जाता था। अब बात कर लेते हैं मुख्य आवाज, इंपॉर्टेंट है, समझिए। संविधान सभा जो थी उसमें 6 सदस्यों की महत्वपूर्ण भूमिका है। अब वैसे तो इसमें लगभग 300 सदस्य थे, ठीक है, लगभग बता रहा हूं, 299 आप पढ़ोगे आसपास इसके। और संविधान सभा में लेकिन 6 सदस्य ऐसे हैं जिनका नाम आप हमेशा पढ़ोगे, जो महत्वपूर्ण थे। कौन कौन महत्वपूर्ण थे? सबसे पहले तो आप देखो जवाहरलाल नेहरू, उद्देश्य प्रस्ताव दिया था इन्होंने। दूसरा क्या है, आप देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तीसरे में राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है इन्होंने। और इसके अलावा के.एम. मुंशी और अल्लादी कृष्ण स्वामी, ये थे। और इनको सपोर्ट और कर रहे थे 2 अधिकारी, जो कि थे बी.एन. राव और इसमें एक हो जाएंगे एस.एन. मुखर्जी। तो ये सभी जो है आपको बहुत, ये 6 तो जो थे बहुत महत्वपूर्ण है, और ये 2 भी आपको याद रख सकते हो तो याद रख लेना। ठीक है, तो इस तरीके से ये महत्वपूर्ण थे। अब देखिए आगे समझते हैं थोड़ा सा इसको और ज्यादा गहराई से। नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। ठीक है, एक पॉइंट आपको ये याद रखना है, नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। मैं इसको आपको डीप समझाऊंगा बिल्कुल आगे, ठीक है, क्योंकि ये पेपर में क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है, इंपॉर्टेंट है। अभी तो बस इतना समझ लो कि उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया, आप समझिए नेहरू जी ने किया। आगे देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय ध्वज, हमारा जो तिरंगा झंडा है, हमारा जो झंडा है उसमें केसरिया, सफेद और गहरे हरे रंग के 3 बराबर चौड़ाई वाली पट्टियां होंगी और ये तिरंगा झंडा होगा। ये भी किसका कहना था? ये भी नेहरू जी ने ही कहा था कि ऐसा हमारा झंडा होगा, और इसके बीच में गहरे नीले रंग का चक्र होगा। ये किसकी देन है? ये भी नेहरू की देन है, आप ये समझिए। आगे देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल मुख्य रूप से पर्दे के पीछे काम कर रहे थे, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, पर्दे के पीछे काम कर रहे थे, महत्वपूर्ण काम कर रहे थे ये। इन्होंने क्या करा, कई रिपोर्ट के प्रारूप, जो भी उसका फॉर्मेट होता था, ठीक है, ड्राफ्ट होता था, प्रारूप लिखने में खास मदद की इन्होंने, और परस्पर विरोधी विचारों के बीच में सहमति पैदा करने के लिए भूमिका अदा करी। क्या होता था कि भाई कई बार क्या होता था, जब संविधान सभा में किसी चीज पे चर्चा चल रही है, बहस चल रही है, तो परस्पर विरोधी सामने आ जाते थे। एक कहता था ये होना चाहिए तो दूसरा कहता था ये नहीं होना चाहिए, और विरोध होना शुरू हो जाता था। तो ऐसे में ये जो वल्लभ भाई पटेल थे, इन्होंने अपनी सूझबूझ से इनके बीच में बैलेंस बनाने की कोशिश की, ताकि चीजों को बीच का रास्ता निकाल लिया जाए। ठीक है, एक क्वेश्चन ये भी आपके पेपर में आता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये संविधान सभा के अध्यक्ष थे, स्थायी अध्यक्ष आप कह सकते हो उनको। स्थायी और अस्थायी के बारे में भी आपको बता देता हूं, आगे आपको बताऊंगा। ठीक है, पहले आप यहाँ पे ये जो बेसिक था इसे समझिए। अब चलते हैं हम अपने टॉपिक को और डीप समझते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के सबसे महत्वपूर्ण सदस्यों में से एक थे। अंबेडकर जी कांग्रेस के राजनीतिक विरोधी थे, ठीक है, कांग्रेस का विरोध करते थे ये। लेकिन क्या हुआ कि स्वतंत्रता के समय महात्मा गांधी की सलाह पर इन्हें केंद्रीय विधि मंत्री का पद संभालने का न्योता दिया गया। ठीक है, यहाँ पे एक टाइपिंग की मिस्टेक है, ये कब की जगह यहाँ पे का आएगा, यानी विधि मंत्री का पद संभालने का न्योता दिया। अब आप मुझे ये बताएं कमेंट में, विधि मंत्री क्या होता है? ठीक है, ये आपके लिए आज का सेकंड क्वेश्चन है, विधि मंत्री क्या होता है, कमेंट में बताएं। आगे देखिए, उन्हें संविधान का प्रारूप
समिति के अध्यक्ष बनाया हुआ था? ऐसे क्वेश्चन आपसे 1 मार्क्स में पूछे जाएंगे कि कौन संविधान सभा का अध्यक्ष था, कौन संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष था, पर्दे के पीछे कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था, उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था। ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन 1 मार्क्स में आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इनके साथ 2 अन्य वकील भी काम कर रहे थे। भीमराव अंबेडकर के साथ 2 अन्य वकील भी काम कर रहे थे। गुजरात के KM मुंशी, मद्रास के अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, और 2 आप सरकारी अधिकारी समझ लो, ये भी इनकी मदद कर रहे थे। BN राव जो कि संवैधानिक सलाहकार थे सरकार के, और SN मुखर्जी जो कि मुख्य योजनाकार थे। तो ये आपको यहाँ पे समझना था। अगर आपको जरा भी मुश्किल लग रहा है तो मैं आपको पहले बता दूं, लिमिटेड क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं। वीडियो को कम से कम 2 बार देखना, और जब ये एक बार सिलेबस हमारा ये खत्म होने वाला है जल्दी, उसके बाद मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा चैप्टर वाइज लाइव क्लास में। तो आप लाइव क्लास में जरूर जुटें और वहां पे आप इन चैप्टरों से पूछे जाने वाले क्वेश्चन को देखें कि कैसे पेपर में पूछे जाते हैं। आगे देखिए, अम्बेडकर जी के पास सभा में संविधान के प्रारूप को पारित करवाने की जिम्मेदारी थी। ठीक है, उसके प्रारूप को पारित करवाने की जिम्मेदारी थी अम्बेडकर जी के पास। इस काम में कुल 3 वर्ष लगे, लगभग देखिए 2 साल 11 महीने 18 दिन में अपना संविधान बनके तैयार हो गया था। और इसको मोटा मोटा देखें तो आप ये कह सकते हो लगभग 3 साल अपने लग ही चुके हैं इसमें। ठीक है, 11 महीने 18 दिन मतलब लगभग 3 साल के करीब अप्रोक्स मान सकते हैं। इस दौरान जो चर्चाएं हुई उसमें उसको 11 भारी भरकम खंडों में प्रकाशित किया गया। यानी जो चर्चा होती थी उसको 11 पार्ट में, ठीक है, 11 पार्ट में उसको प्रकाशित किया गया था, पब्लिश कराया गया था। अब देखिए संविधान की दृष्टि, यहां पे आपको समझाता हूं वो सारी चीजें जो मैंने वहां पे छोड़ी थी। उद्देश्य प्रस्ताव समझाऊंगा, स्थायी अस्थायी सदस्य का मतलब समझाऊंगा, और इसे समझिए। देखिए संविधान सभा की पहली बैठक जो थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। डेट याद रख सकते हो तो याद रखो, 9 दिसंबर 1946 को। इसमें क्या हुआ, मुस्लिम लीग जो थी, मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किया, क्योंकि ये कह रहे थे हमें चाहिए पाकिस्तान, और ये भी कह रहे थे कि हमें अपने लिए अलग संविधान बनाना है, हमें इसमें शामिल नहीं होना। तो ये तो पहली बैठक हुई। अब इसमें जो बुजुर्ग थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, इनको क्या किया गया, अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। देखिए संविधान सभा का अध्यक्ष पूछा जाए तो आपका आंसर राजेंद्र प्रसाद होता है, लेकिन अगर यहां पे एक छोटा सा वर्ड बदल दिया जाए, आपसे ये पूछ लें कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन सा है, तब आपका आंसर हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। पहली जो 9 दिसंबर 1946 वाली बैठक थी उसके लिए चुने गए थे। दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई, उसमें परमानेंट अध्यक्ष चुन लिया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो ये कंफ्यूजिंग था, इसीलिए मैंने आपको एक साथ रख के बताया ताकि कंफ्यूज मत होना। 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको ऐसे कंफ्यूज किया जाएगा। तीसरा है कि 13 दिसंबर 1946 को तीसरी बैठक हुई और नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। यह भी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए उद्देश्य प्रस्ताव सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में से। कई बार पेपर में पूछा जाता है कि उद्देश्य प्रस्ताव क्या है, किसने पेश किया, उसमें क्या बातें थी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए ये एक ऐतिहासिक प्रस्ताव था जो कि जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिया गया था। इसमें स्वतंत्र भारत, देखिए ये स्वतंत्र भारत के संविधान के मूल आदर्शों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी। स्वतंत्र भारत के संविधान के मूल आदर्शों की रूपरेखा इसमें प्रस्तुत की गई थी। पूरा फ्रेमवर्क बताया गया था कि किस प्रकार से हमारे देश का संविधान होगा, क्या क्या हमारे देश संविधान की विशेषता होगी, कौन कौन से पॉइंट हमको अपने संविधान में जोड़ने, मतलब एक तरह से आप समझ लो सारी चीजें यहाँ पे बता दी गई थी। इसमें भारत को एक स्वतंत्र, समझिए इस पॉइंट को, भारत को एक स्वतंत्र आजाद संप्रभु गणराज्य घोषित किया। स्वतंत्र आजाद तो आप समझते हैं, संप्रभु का मतलब क्या होता है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपको ना आता हो शायद। तो देखिए संप्रभु का मतलब ये समझिए कि जब जैसे कि मान लो, मैं आपको थोड़ा समझाता हूं, इसे समझिए। मान लो कोई क्षेत्र है, इस क्षेत्र में ये क्या हो गया, भूभाग हो गया, क्षेत्र हो गया भूभाग। यहां पे कुछ जनता रहने लगी, ठीक है। अब यहां पे जनता रहती है, जनता से क्या बना, एक समुदाय बना, और इस समुदाय पे कोई करता है शासन। जो यहाँ पे शासन करता है, यानी जो यहाँ की सरकार है, अगर उस सरकार के पास पूरे नियंत्रण है, इस यहाँ के लोगों पे, यहाँ पे पूरा नियंत्रण है, तो वो एक तरह से संप्रभु कहलाएगी कि वो पूरा नियंत्रण है, वो जैसा चाहे इनके लिए कानून बना सकती है, ठीक है। वहां की सरकार अगर इन पे पूरा अधिकार रखती है तो वो एक तरह से संप्रभु हो जाएगा। तो भारत में भी ऐसा ही कहा गया था कि जो भारत है ये एक स्वतंत्र और इसको संप्रभु गणराज्य घोषित किया गया। यानी अब जो सरकार होगी भारत की, वो यहाँ पे अपने अपने तरीके से शासन चला पाएगी, ठीक है। लेकिन जो अंतरिम सरकार थी वो कहीं ना कहीं
अंग्रेजों के दबाव में थी। मैं आपको इसको आगे भी समझाऊंगा, आगे पॉइंट मैंने लिख रखे हैं, ठीक है। तो संप्रभु का मतलब आप कुछ इस प्रकार से समझ लीजिए कि जब कोई देश, अब मान लो कोई देश है, वहां पे सरकार है, लेकिन सरकार के पास इतनी पावर नहीं है कि वो मतलब इतनी पावर नहीं है कि वो सब पे फैसला ले पाए या फिर लोगों पे नियंत्रण कर पाए, तो वो संप्रभु नहीं कहलाएगी। यानी सरकार को कोई फैसला लेना पड़ता है अपनी जनता के लिए, लेकिन वो किसी दूसरे देश के दबाव में आकर लेना पड़ता है, तो वो संप्रभु नहीं कहलाएगी, ठीक है। जब बिल्कुल स्वतंत्र हो तभी वो संप्रभु कहला सकती है। नागरिकों को न्याय, समानता और स्वतंत्रता का आश्वासन दिया गया कि जो भी भारत का नागरिक होगा उसको न्याय मिलेगा, समान माना जाएगा, स्वतंत्रता का आश्वासन दिया गया। और यह भी वचन दिया गया कि भारत में जो अल्पसंख्यक लोग हैं, जो पिछड़े हुए लोग हैं, जो जनजातीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं, जो दमित लोग हैं, जिनका शोषण किया गया है, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, इन सबके रक्षात्मक प्रावधान होंगे, यानी इनकी रक्षा की जाएगी, इनको नुकसान नहीं पहुंचने दिया जाएगा। भारतीय संविधान का उद्देश्य यह होगा कि लोकतंत्र के उदारवादी विचार, यानी जो लिबरल विचार हैं उसको, और आर्थिक न्याय के समाजवादी विचार जो है उसको, इन दोनों को शामिल किया जाएगा। यानी भारतीय लोकतंत्र में लिबरल विचारधारा को भी माना जाएगा। उदारवादी जो ऐसे होते हैं जो मतलब ज्यादा उदार होते हैं, बहुत ही मतलब लिबरल थिंकिंग रखते किसी के प्रति, ठीक है, मतलब जो कठोर नहीं रखते, यानी जो कट्टर नहीं होते, उसके अपोजिट आप समझ लो जो लिबरल हो, उदार हो, और आर्थिक न्याय के समाजवादी विचार, जो समाजवादी विचारधारा रखते हो, इन दोनों को समावेश करके भारतीय संविधान में रखने की बात की गई थी। और भारतीय संदर्भ में इन विचारों की रचनात्मक व्याख्या की जाए। नेहरू ने इस बात पे जोर दिया कि भारत के लिए क्या उचित होगा, जो भारत के लिए सही होगा, हम उस चीज को भारत में अपनाएंगे। समझ गए? क्योंकि भारत एक बड़ा देश है, भारत में बहुत सारे धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, भारत में अलग अलग जाति को मानने वाले लोग रहते हैं, जाति प्रथा भारत के अंदर है। ऐसे में क्या होगा कि भारत में जो रहने वाले लोग हैं उनकी समस्याओं को देखते हुए उनके लिए क्या उचित होगा, इस चीज को हम यहाँ पे अपनाएंगे। तो यहाँ पे आपको सारा बेसिक बता दिया है। कोई चीज अगर रह जाती है तो वो पार्ट 2 में करेंगे हम, ठीक है। पार्ट 1 इतना था और उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप हमारे ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें और ऐप डाउनलोड कर लें ताकि आपको टेस्ट वहां पे मिल जाया करेंगे। वीक में 4 बार हम टेस्ट डालते हैं, ठीक है, तो आपको वहां मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग सभी को। जय हिंद, जय भारत।